एक चमत्कारी देश है। यहाँ बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। हमारे देश में मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए बैंक की दर कम मिलती है और लोन जल्दी मिलता है, जबकि एक किसान को ट्रैक्टर खरीदना हो तो उसकी दर ज्यादा होती है और लोन भी देर से मिलता है। हमारे देश में 70% से ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर करते हैं और हमारे देश में ही हर आधे घंटे में एक किसान अपने कर्ज के बोझ में दब के जान दे देता है। हमारे देश में रोज रात को 40 करोड़ लोग भूखे सोते हैं और हमारे देश के ही गोदामों में सड़ने वाले अनाज से 25 करोड़ से ज्यादा परिवारों को 10 साल तक निःशुल्क भोजन दिया जा सकता है। हमारे इस चमत्कारी अतुल्य भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अभी भी क्राइम, सिनेमा और क्रिकेट की ही खबरें देखना चाहते हैं तो इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन अगर ये जानना चाहते हैं कि कैसे एक बजट के जरिए एक देश को बदला जा सकता है तो इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे देश में एक युवा अर्थशास्त्री पिछले 11 सालों से अपना ऑल्टरनेटिव बजट पेश करते आ रहे हैं। कभी वो कहते हैं बैन द बजट, कभी कहते हैं बजट फॉर 3 इडियट्स और कभी कहते हैं खाओ और खिलाओ बजट। इस बार वो कह रहे हैं बजट हो 2 दूनी 4 बजट। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, उन्हीं से जानते हैं। आमंत्रित करूंगा जाने माने अर्थशास्त्री और मैनेजमेंट गुरु, आईआईपीएम थिंक टैंक के ऑनररी डायरेक्टर प्रोफेसर अरिंदम चौधरी को। प्रोफेसर अरिंदम चौधरी, आपका शो में स्वागत है। थैंक यू सो मच। मेरा पहला और सीधा सवाल, इस बार का आपका ऑल्टरनेटिव बजट एग्रीकल्चर पे फोकस क्यों, और इस बार उसका नाम 2 दूनी 4 बजट क्यों? देखिए, हमने जब ये फिल्म बनाई 2 दूनी 4, तब हमारे दिमाग में एक बहुत सिंपल सा सोच था कि हम मूवी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जितने भी गहरे हो वो बहुत आम आदमी को समझ में आना चाहिए। और उसी लिए शायद इस देश की अगर हम बात करें तो जेन्युइन आम आदमी है, द फार्मर, जो इंडियंस हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे, और जो 70% फार्मर्स हैं, उनके ऊपर फोकस चाहिए कि वो अपने जिंदगी में 2 दूनी 4 कैसे बना सकते हैं। आप अपने लेख में लिखते हैं कि सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। इसका मतलब यही हुआ कि 70% जनसंख्या तो सौतेली प्रजा हो गई सरकार की। आपको लगता नहीं कुछ आप बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं? इसके पीछे हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा ये कॉन्टेक्स्ट क्या है। हमने पॉवर्टी लाइन डिफाइन किया है इस तरह से, जो इंसान 400 रुपए से कम महीने में कमाता हो तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। आप अपने कुत्ते के ऊपर महीने में शायद 400 रुपए से ऊपर खर्चा करते हैं। हम इंसान को एक कुत्ते के तरीके भी जीना नहीं देना चाहते हैं। और उसके नीचे हमारी जो गवर्नमेंट है वो खुद कहती है कि 37% लोग हैं। रियलिटी ऐसा है कि 45% लोग उसके नीचे हैं। एंड आई कॉल इट डेस्टिट्यूशन लाइन। ये पॉवर्टी लाइन है ही नहीं, इसके नीचे तो इंसान मर जाए। जो पॉवर्टी लाइन है उसके नीचे करीब 85% लोग हैं और उनमें से ज्यादातर फार्मर्स हुए। तो इनके साथ हम सौतेला व्यवहार नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? इंसान को हम जीने नहीं दे रहे हैं। हमारे देश में 40 साल से पहले 17% लोग मर जाते हैं। हमारे देश में जो फंक्शनल लिटरेसी है, उसका मतलब एक इंसान ABCD, एक अगर फर्टिलाइजर का बैग खरीदे उसमें जो लिखा होता है वो पढ़ पाए, अगर वो प्रतिशत हम ले तो वो कुछ 30% के नीचे हैं। हमने खाने को नहीं दिया, हमने उनको शिक्षा नहीं दिया, स्वास्थ्य नहीं दिया, तो हम तो सौतेला से भी खराब व्यवहार कर रहे हैं। प्रोफेसर चौधरी, हमारे देश में एक जादू होता है और ये जादू का क्या रहस्य आप हमको बताएं। हमारे देश की जो गाय है, जो गौ माता है, वो दुनिया का सबसे ज्यादा दूध देती है और हमारे देश की मुर्गियां दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा अंडे देती हैं। लेकिन आज भी भारत में 40 करोड़ से ज्यादा लोग रोज रात को भूखे सोते हैं। तो क्या जादू है? क्या ये मुर्गियां दूध पी जाती हैं या गाय अंडे खा जाती हैं? नहीं, ये गाय और मुर्गियों को खाने का मौका ही नहीं मिलता। हमारे देश के पॉलिटिशियंस काफी हैं। पार्लियामेंट में कुछ जो 550 लोग बैठे हुए हैं वो हमारे देश का हर चीज खा जाते हैं। वो फॉडर हो, ट्यूबवेल हो, वो कोई भी चीज हो जो हम देश के लिए करना चाहते हैं वो उनके पेट में चला जाता है और देश में तरक्की नहीं होती। जी, आपने लिखा है कि सरकार किसानों के साथ न सिर्फ खिलवाड़ करती है
बल्कि जो इन्वेस्टमेंट है उसके नाम पे बड़े बड़े घोटाले करती है। और आपने जिस तरह से लिखा है उससे पढ़कर यह लगता है कि वो घोटाले कॉमनवेल्थ और 2G स्कैम को भी बड़ी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन वो घोटाले खुल के अक्सर मीडिया में नहीं आ पाते। तो आप इस पे कुछ रोशनी डालिए कि ये कृषि में कौन से बड़े घोटालों की आप बात करते हैं? करीब 1.5 लाख करोड़ हमने खर्चा किया है इरिगेशन के ऊपर, और जो इरिगेटेड लैंड है देश में वो घट गई है। तो इससे बड़ा घोटाला क्या हो सकता है? हमारे देश में हम ट्यूबवेल बनाने के लिए पैसा लगाते हैं, कैनाल बनाने के लिए पैसा लगाते हैं, और कैनाल के द्वारा इरिगेटेड लैंड वो भी घट गई है। लेकिन जो असली जिससे हम फार्मर्स इरिगेट करते हैं, जो नेचुरल वाटर रिसोर्सेज हैं, उस पे हम कोई खर्चा नहीं करते, क्योंकि उस पे अगर खर्चा करें तो उसमें से स्कैम बनाना मुश्किल है। हम अगर कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वहां पे बहुत आराम से स्कैम्स होते हैं, और इसीलिए खर्चे उधर करते हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं निकलता। और मेरे ख्याल से इट्स अ ह्यूज इरिगेशन स्कैम दैट हैज टेकन प्लेस इन दिस कंट्री। और इतना खराब बात है कि आज हम 65 साल लगभग देश के स्वाधीनता के बाद खड़े हैं। हमारे एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं, उनके जो फार्मलैंड्स हैं वो इरिगेटेड नहीं है, उनके फार्मलैंड्स बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है। इससे शर्मनाक बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। बारिश से कुछ याद आया कि जो हमारे कृषि मंत्री साहब हैं बहुत बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं, यानी कि जब हमारे देश में बारिश हो तो कृषि मंत्री के बतौर वो दुखी ज्यादा होंगे, खुश नहीं होंगे, क्योंकि उससे शायद कहीं कोई क्रिकेट मैच कैंसिल ना हो जाए जिससे उनको ज्यादा चोट पहुंचेगी। उतना पता नहीं, लेकिन इतना जरूर पता है कि पिछले साल हमारे देश में करीब करीब 18,000 फार्मर्स ने सुसाइड किया है, और उसमें नंबर 1 इस महाराष्ट्र, और उसी स्टेट के हैं हमारे कृषि मंत्री जी। इस देश में होते हैं चमत्कारों पे चमत्कार। कुछ और चमत्कारों की बात करेंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए प्रोफेसर अरिंदम चौधरी का 2 दूनी 4 बजट। इतने घोटालों की बात की है प्रोफेसर चौधरी आपने, लेकिन यह भी मानना होगा कि सरकार ने 1,30,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इरिगेशन में, और फर्टिलाइजर के जरिए सब्सिडी भी दी है किसानों को, और 70,000 करोड़ रुपए तक की लोन वेवर स्कीम भी दी है किसानों को ना। इसके बावजूद ऐसा क्यों होता है कि एक आम गृहिणी को प्याज के लिए फिर भी 90 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और किसान फिर भी अपनी जान देते हैं? अगर हमें 10 लाख करोड़ खर्च करना चाहिए और हम 1 लाख करें, और उसमें से 85% पैसा हम खा जाएं, तो सुनने में बहुत बड़ा लगता है, फिगर्स बहुत बड़े लगते हैं आम जनता के लिए, लेकिन जो करना चाहिए उसके कंपैरिजन में हम कुछ नहीं करते, और उसमें से 85% हम खा जाते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन इज समथिंग एल्स। जो सरकार है, जब चीजों का कीमत बढ़ने वाला होता है, फसल का, गाड़ियों या मोबाइल फोन्स, इनके जो प्राइसेस ऊपर जाते हैं उनकी बात नहीं करना चाहता हूं। मैं करना चाहता हूं प्याज, टमाटर, इन सब के प्राइस कैसे ऊपर जाते हैं, जो आम आदमी को छूते हैं, जो आम आदमी को छूता है। और ये इस तरह से जाता है, जब बारिश नहीं होती है तो फसल ठीक से नहीं हुआ, ये अचानक एक दिन सुबह उठ के हमें पता नहीं चलता है कि अरे यार चीजों के प्राइसेस बढ़ गए हैं। ये प्राइस बढ़ने वाले हैं हमें करीब 6 महीने पहले से पता रहता है, और उसके बावजूद देश में इन्फ्लेशन हो तो बहुत ही शर्मनाक बात है। इस 6 महीने में हम इंपोर्ट कर सकते थे, ये नहीं कि अचानक जिस दिन प्राइस बढ़ गए उस दिन बोला भाई इंपोर्ट करो और एक्सपोर्ट बंद कर दो। तब वही होगा जैसे अब इस बार हुआ, पाकिस्तान ने पहले हमसे 20 रुपए में खरीदा प्याज, हमें वापस बेचा 45 रुपए में, उसके बाद बोला हम और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन इससे बड़ी बात है, अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटीज ठीक होता, अगर आप पर हेक्टेयर यील्ड बढ़ा देते, जो हमारे देश से चाइना में करीब 2.5 गुना है, कुछ ऐसे देश है कोरिया जैसे जहां पे 3 गुना है, हमारे यहाँ पे कुछ कमी होती नहीं, उल्टा हम दुनिया भर में और बेच पाते। आपने अपने ऑल्टरनेटिव बजट में यह बोला है कि 1 लाख करोड़ रुपया खर्च करना चाहिए एग्रीकल्चर में और रूरल डेवलपमेंट में, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि ये 1 लाख करोड़ का जो खर्चा है ये किसी और कोष से निकाला जाए या इसको बाहर से कहीं और से इकट्ठा किया जाए? देखिए, ये 1 लाख करोड़ रुपए मैं चाहता हूं कि देश के जो करंट बजट है उसी में से निकलना चाहिए था, क्योंकि 6 लाख करोड़ का हमारा बजट है, 85% लोगों की हम बात कर रहे हैं और उनके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं कुछ भी नहीं। लेकिन मैंने अपने बजट में कहा है कि हम अलग से भी जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन ये 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करना बहुत जरूरी है,
क्योंकि हमारे देश में जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो करीब 15 करोड़ लोगों को नौकरी चाहिए। तो मैंने बजट में 5 साल का एक योजना बनाया है जहाँ पे हर साल 3 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। और गांव में जो रूरल एरिया में है वहाँ पे नौकरी देने के लिए 33,000 रुपये खर्च करना पड़ता है। फॉरेस्ट्री जैसी चीज़ें हैं, फिशरी जैसी चीज़ें हैं जहाँ पे 0.5:1 कैपिटल आउटपुट रेशियो है, और फार्मिंग है जहाँ पे एवरेज 2:1 होता है। और उसका मतलब ये हुआ कि हम अगर 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करें तो 3 करोड़ नौकरियां हम लोग बना सकते हैं, और 5 साल में हमारे देश का जो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है वो खत्म कर सकते हैं। और उसके लिए एलपीजी, डीजल, केरोसिन पे जो सब्सिडी दिया जाता है 1 लाख करोड़ रुपए का, जो अपर मिडिल क्लास लोग उसको चूस लेते हैं, वो अगर सब्सिडी हम हटा दें तो ये 1 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं हमारे देश के, उनके लिए नौकरियां तैयार करके हम पूरे देश को एक डिफरेंट सर्कल में ले जाएंगे, जहां पे ये नौकरी के चलते हमारे देश का ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा और हमारे देश की जो गरीब लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आने लगेंगे। एलोकेशन की बात तो बहुत अच्छी समझाई, लेकिन आपके पैसा इकट्ठा करने के कुछ तरीके बड़े विवादास्पद हैं। जैसे कि आपने कुछ दिन पहले लेख लिखा था कि ब्लैक मनी को मोबिलाइज किया जाए। देखिए, हमारे देश के अंदर जो ब्लैक मनी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है, 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। और जो दूसरा देश है वो है रशिया, जिसका सिर्फ 450 बिलियन डॉलर है। तो करीब 75 लाख करोड़ रुपए हमारे देश के हम लोगों ने चोरी करके स्विस बैंक्स में छुपा के रखा हुआ है। और हम इस पूरे पैसे को एक एमनेस्टी स्कीम एक बार ऑफर करते हैं। देखिए, आपने पैसा चोरी किया है, बहुत गलत बात है, लेकिन ये पैसा अगर देश के अंदर आ जाए तो हमारे देश का जो फ्यूचर है वो बदल सकता है। सिर्फ 10% उस पैसे का आप हमें टैक्स दीजिए, वो पैसा अगर लीगल बन गया तो वो पैसा भी देश के अंदर प्रोडक्शन में आएगा। जो 10% देना है वो भी 5 साल में दीजिए, तो 75 लाख करोड़ के 10% हो गया 7.5 लाख करोड़। और अगर 2% करके हम हर साल लाए तो 1.5 लाख करोड़ हर साल और आ सकता है देश के अंदर। उसके अलावा जो हमारे अर्बन पुअर हैं वो लोग स्लम्स में रहते हैं, और उनका स्लम्स हटा के हमें उनके लिए 250 स्क्वायर फीट के छोटे छोटे मकान बना के देना चाहिए टू बिगिन विद। इससे ये बात जाहिर होती है, बहुत जबरदस्त तुलना अगर हम करें भारत के किसानों की अमेरिका के किसानों से, तो अमेरिका में 6% जनसंख्या सिर्फ कृषि और एग्रीकल्चर में है, हमारी 60%। हमारे 60 करोड़ लोगों की और उनके 2 करोड़ लोगों की पैदावार लगभग बराबर है। और आप ये देखें कि हमारे यहाँ पर 40% किसान ऐसे हैं जिनकी कृषि में रुचि कम होती जा रही है और वो माइग्रेट कर रहे हैं शहरों की तरफ, जहां आपने कहा कि अर्बन पॉवर्टी की बहुत बड़ी समस्या डेवलप हो रही है। तो कोई और कॉन्क्रीट तरीका है? देखिए, जो अर्बन पॉवर्टी है वो हर दुनिया में, हर देश में होता है। जो गांव के गरीब हैं वो सिटी में माइग्रेट करना चाहते हैं और उनको हम रोक नहीं सकते अनलेस एंड अनटिल वी हैव अ डिक्टेटोरियल रेजिम। 6 हिस्सों का एक हिस्सा हमारे गरीब शहरों में रहते हैं। शहरों में अगर हमें नौकरी जनरेट करना है, एक नौकरी जनरेट करने के लिए हमें 2,40,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। उससे हम अगर 5 करोड़ को मल्टीप्लाई करें तो 1,20,000 करोड़ हमें और चाहिए। इस 1,20,000 करोड़ के साथ मैंने ऐड किया है कुछ 24,000 करोड़। आप सिर्फ नौकरी देने से नहीं चलेगा, यू हैव टू गिव देम डिग्निफाइड लिविंग। और ये डिग्निफाइड लिविंग तब आप नहीं दे पाएंगे जब आप स्लम्स में रखेंगे, क्योंकि आप अगर स्लम्स में रखेंगे तो हमारे देश के ऊपर स्लम डॉग मिलियनेयर्स बनते रहेंगे, और विच इज वेरी वेरी एम्बैरेसिंग। सर, 60 साल से ज्यादा हो गए, कई वित्त मंत्री आए, कई वित्त मंत्री गए, कई बजट पेश किए गए, कई बेकार हो गए। और इतने सालों में जो 3 खास मुद्दे हैं जिनमें आप भी पिछले 11 वर्षों से फोकस करते आए हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इस पर कुछ ज्यादा विकास हो नहीं पाया है। तो इस बार इस बजट के जरिए क्या आप कोई ऐसे ठोस कदम बताना चाहेंगे जिनसे इन 3 मुद्दों को सुलझाया जा सके हमेशा के लिए? देखिए, मैंने ये कहा है एनआरईजीए में गवर्नमेंट अब करीब 50,000 करोड़ खर्चा कर रही है। इस पैसे से स्कूल्स बनाया जाए, अस्पताल बनाया जाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के बहुत तरीके हैं। हमारे देश में स्कूल और अस्पताल का हालत बहुत खराब है, और जो एवरेज क्लास 5 का जो स्टूडेंट है वो क्लास 2 के लेवल की चीजें पढ़ नहीं पाता है। फंक्शनल लिटरेसी जिसे कहते हैं वो हम सिर्फ 30% लोग को दे पा रहे हैं। 70% लोग हमारे देश में अभी भी फंक्शनली इलिटरेट हैं।
इसके साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और लौटने के बाद कुछ युवा दर्शकों के सवाल उठाएंगे। आप देखते रहिए प्रोफेसर अरिंदम चौधरी का 2 दूनी 4 बजट। प्रोफेसर अरिंदम चौधरी के 2 दूनी 4 बजट में आपका फिर से स्वागत है। हमारे दर्शकों का पहला सवाल, जिस तरह से भारत में जसिका हत्याकांड के लिए लोग सड़कों पर मोमबत्तियां लेके उतरे, उसी तरह कभी भी किसानों की आत्महत्या के लिए वो सड़कों पे मोमबत्तियां लेके उतरेंगे? जो मीडिया प्रमोट करे उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है लोग बाहर कैसे आएंगे। एनीथिंग ग्लैमरस विच सेल्स, हम लोग उसको प्रमोट करते हैं। जसिका लाल, इट वॉज अनफॉर्चुनेट बट इट वॉज ग्लैमरस। जो किसान का सुसाइड है, वहां पे हमें बंजर खेत, गांव और पुराने घर दिखाने पड़ेंगे और वो देख के टीआरपीस नहीं बढ़ेंगे, वो देख के हम न्यूज़पेपर ज्यादा नहीं बेच पाएंगे। कल के जनता के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। लोग कहते थे कि अरब कंट्रीज में रेवोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। आप अगर शिक्षा देंगे लोगों को तो लोग जागरूक होंगे और सबसे पहले यही गंदे नेता लोगों को निकाल देंगे। और इसीलिए नेता लोग शिक्षा नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर शिक्षा नहीं दे तो इलेक्शन से पहले बोतल दे दे के आप वोट ले सकते हैं। सर, आप बहुत बड़े मैनेजमेंट गुरु हैं, ये सब कोई जानता है। सर, आप फिर इस देश के पूरे मैनेजमेंट को क्यों नहीं संभालते? आप पॉलिटिक्स में कब आएंगे? थैंक यू सो मच। आपके अनुसार एक आदर्श कृषि मंत्री में क्या खूबियां होनी चाहिए? दिल होनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री, एक कृषि मंत्री, उनका अगर हार्ट सही जगह पे हो तो देश बदल सकता है। How long it will take for India as to be exactly developed country, not a developing country? 65 साल बहुत थे। Chinese growth started in 1980. We can be at par with the Americans. All we require is a 25-year span. लेकिन वो एक constant span होना पड़ेगा of commitment. और अगर नहीं रहे तो ये 75 साल लगेगा। Then it will be dependent on private entrepreneurs. आप ग्रीड को कैसे रोक सकते हो एक आम आदमी में? करप्शन दुनिया भर में है। अमेरिका में भी लोग एक ही तरह के ग्रीडी हैं, उतना ही करप्शन करना चाहते हैं। मौका मिले वो भी हर टोल ब्रिज में पैसा लेके एक ट्रक को निकालना चाहेंगे। लेकिन वहां पे करप्शन जो है इतना कम क्यों है? क्योंकि पर मिलियन उनके देश में जजेस जो हैं इंडिया से 10 गुना ज्यादा है। और इसी के लिए 6000 करोड़ मैंने अलग से रखा हुआ है। एंड दिस इज फॉर चेंजिंग द कंट्रीज जुडिशियरी। हमारे देश में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, अब किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए कौन सा रिवोल्यूशन चाहिए? सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए, एब्सोल्युटली। नहीं तो ये आत्महत्या रुकेंगे नहीं। लास्ट 15 साल में 2.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है और ये 15 साल के हमारे पास रिकॉर्ड है। उससे पहले कितने किसानों ने आत्महत्या की है उसका हमारे पास रिकॉर्ड तक नहीं है। जो अगर ये चीज हम यहाँ कर रहे हैं, अगर वो पार्लियामेंट के थ्रू आती तो वो डायरेक्ट लोगों के पास पहुंचती। यहीं से आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचती है। अगर हम रोज बताते रहे यही बातें और रोज चिल्लाते रहे तो उधर लोग हिलेंगे, और अगर नहीं हिलेंगे तो आप जैसे लोग कल को पॉलिटिक्स में आएंगे। लाखों टन अनाज गोडाउन्स में ही पड़ा सड़ गया, किसी गरीब के काम नहीं आया। वो क्या, कहाँ कमी रहेगी? हम वो तो, उसे तो पॉलिटिशियंस भी खाना भूल गए। अगर ऐसे ही पॉलिटिशियंस रहे तो शायद ऐसे ही हो, लेकिन अगर ऐसे होता रहे तो हमारे देश में भी इजिप्ट हो जाएगा और वो आप ही लोग करोगे। हमारी जो फर्टाइल लैंड है उन्हें स्पेशल इकोनॉमिक जोन उनको सरकारें दे रही है, क्या उसे रोका जा सकता है? ये हमारे देश का एक नया लूट का स्कीम है। उन्होंने देश का मिनरल लूट लिया है, ऑयल लूट लिया है, गैस लूट लिया है। अब बाकी पड़ा हुआ है किसानों के पास जमीन। उड़ीसा में किसानों को पहाड़ के ऊपर ले जाके बंदूक के सामने रख के बोला गया है कि आप अपना जमीन साइन कर दीजिए कि आप ये बेच रहे हैं सरकार को। फोर्ब्स के लिस्ट में हमारे सबसे ज्यादा बिलियनर्स हैं, लेकिन आप अगर गरीबी के लिस्ट देखें वहां पे हम कुछ 120 नंबर पे हैं। प्रोफेसर चौधरी, आपकी बात सुन के एक पुराना नारा याद आ गया कि अब भी जिसका खून ना खौला खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। हमारे शो में बहुत ही बेबाक तरीके से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू। शर्म आनी चाहिए हमारे देश के नेताओं और राजनेताओं को जो देश को विकास नहीं दे सकते। विकास नहीं दे सकते तो निकास द्वार से निकल जाइए, क्योंकि अब इस देश के युवाओं में सरफरोशी की ऐसी तमन्ना है कि जैसे प्रोफेसर अरिंदम ने कहा कि अगर अब बदलाव ना आया तो भारत को मिस्र बलते देर नहीं लगेगी। जरा सोचिए। जय हिंद।